हेलो स्टूडेंट, RACIT के इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म। डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म इट मीन्स ये क्या है। देखिए, कोई भी हम पेमेंट करते हैं तो कैश न देकर हम मोबाइल के द्वारा या फिर नेट बैंकिंग इनके द्वारा यूज़ करके हम पेमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, आपका डिजिटल पेमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑनलाइन बैंकिंग। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट के अंदर आपने नेट बैंकिंग की फैसिलिटी स्टार्ट करवा रखी है, तब उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों को संस्थाओं द्वारा संचालित वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। जैसे कि हम रोज़मर्रा के कामों में, जैसे कि उदाहरण के लिए खातों में भुगतान, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, बिलों का भुगतान, बिल पेमेंट करना है, प्रीमियम LIC वगैरह होता है, बैंक स्टेटमेंट निकालना होता है, बैंक बैलेंस हमें पता करना होता है। तो इस तरह के सारे जो काम हैं हम घर बैठे कर सकते हैं यदि अपने पास बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट के अंदर आपने ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग को स्टार्ट कर रखा है। अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पर जाकर आप अपने अकाउंट की सारी जानकारी चेक कर सकते हैं और रोज़मर्रा के जो बिल पेमेंट हैं ये सब हम पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसके साथ में और भी यहाँ पे बैंकिंग ब्रोकर, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ये फैसिलिटी अपने पास होनी चाहिए। अगर ये फैसिलिटी होती है तो हम सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं। ठीक है, ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से अलग है। बैंक में जाना पड़ता है, वहाँ पे कुछ भी एक बैलेंस चेक भी करेंगे तो भी हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, पैसे निकालेंगे तो भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो कोई भी काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उन चक्कर को रोकने के लिए, बैंक में जाने से रोकने के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करनी है और ऑनलाइन बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे जो डिजिटल वर्क है ये कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये सिक्योर भी होती है। इसके लिए आपको स्टार्ट करवाने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करवाने के लिए एक यूज़र ID होनी आवश्यक है और यूज़र पासवर्ड या यूज़र ID और उसके पासवर्ड होने ज़रूरी हैं जो कि आपको ही पता होने चाहिए, जिससे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा जो कि कुछ देर तक ही वैलिड रहता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड कोई चुरा भी ले या किसी को पता भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि OTP के द्वारा कोई भी आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। इसके साथ में जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा उसका SMS आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है, जिससे आप एकदम से सिक्योर रहेंगे और आपकी जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहेगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें। देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग होती है तो आप 24 आवर्स 24 घंटे किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कम लागत होती है, यानी कि सामान्य लागत से में कटौती, कम समय की लागत, बचत, सुरक्षित रहते हैं अपन, समय बचता है अपना, तुरंत सही और जगह स्थानांतरित करना। अगर आपके पास एकदम से करेक्ट अकाउंट नंबर हैं उनको आप चेक करके ही पैसे ट्रांसफ़र करें, जिसको आपको भेजने हैं उसी के पास पैसे ट्रांसफ़र होंगे। घर बैठे बैठे यूटिलिटी बिल, जैसे आप घर बैठे बैठे मोबाइल रिचार्ज करना है, बिल पेमेंट करना है, इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, ये सारे काम हम घर बैठे कर सकते हैं। इनके लिए ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर अपने पास नेट बैंकिंग है तो। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएँ, अब देखिए ये ऑनलाइन बैंकिंग है, इनके माध्यम से क्या क्या और सेवाएं हो सकती हैं इसके साथ में। देखिए, सबसे पहले आधार प्रमाणीकरण के जरिए बैंक खाता खोलना। अगर
अपने पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में क्या होता है कि जैसे हम आधार कार्ड बनाते हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस, ये आई है, इसकी जो आइरिस बोलते हैं इसको, इसकी सारी जो डिटेल्स होती है वो अपने आधार कार्ड के अंदर होती है। अगर उसका यूज़ करके हम कोई भी बैंक अकाउंट में खाता ओपन करवा सकते हैं और इसके थ्रू हम बैलेंस की अमाउंट है, स्टेटमेंट है, इसकी जांच कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग है तो हमें फ़िक्स डिपॉजिट करना है, एफडी वगैरह होती हैं, ये भी घर बैठे ही कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल वगैरह हैं, डिमांड है, चेक बुक का ऑर्डर करना है, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना है, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना है। नेट बैंकिंग है तो सारे काम हम उसी से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के जो पिन होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड के पिन होते हैं, वो भी आप घर बैठे ही चेंज कर सकते हैं। तो इतने सारे काम हम क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग हो तो इनके माध्यम से सारे काम किए जा सकते हैं। इसके साथ में अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। देखिए खाता खोलने की प्रक्रिया, वैसे तो खाता खोलने के लिए हमें बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ता है, बट आप फॉर्म वगैरह तो भर ही सकते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट, अब अकाउंट कौन से होते हैं, तो सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता, एक चालू खाता जो रोज़ लेन देन होता है वो आपका चालू खाता होता है, और कभी कभी उसमें लेन देन करते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट के लिए निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जाके एक फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म भर के उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर आप बैंक ब्रांच में हम जमा करते हैं और उसके बाद में अपना अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। अब देखिए जन धन खाता क्या होता है। जन धन खाता क्या होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी अगस्त 2014 में। अब इसका क्या यूज़ है, देखिए इसको क्यों जन धन खाता होता क्या है, एक बैंक अकाउंट ही होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। और ये क्यों ओपन किया गया था, भारत के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और वित्तीय सेवाएं, अब जो गरीब वर्ग होते हैं उनके पास अकाउंट तो होता नहीं है, तो उनके अकाउंट खुलवाए गए जिससे उनके पैसे की बचत की जा सके। पहले क्या होता, किसी को दे देते पैसे, वापस लौटाता था कि नहीं लौटाता ये कन्फर्म नहीं है, तो अपना अकाउंट होगा तो उसमें पैसे जमा हो जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विस है और आपके क्रेडिट है, बीमा, पेंशन है इत्यादि है, जैसे कि आगे कोई उनके पेंशन आने वाली है तो वो भी उनके अकाउंट में आ जाएगी। गवर्नमेंट से कोई भी पैसा है वो भी उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह के जो सुविधाओं के लिए जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका अकाउंट खोला गया और उन अकाउंट को हम जीरो बैलेंस पे खोले गए थे, तो उन्होंने जन धन खाता बोलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, देखिए प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने के लिए आवश्यक क्या है, एक तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, हाँ, और एक 100 प्रमाणित सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ में कोई भी आधारिक वैध जैसे कि वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और एक यदि किसी व्यक्ति के पास उपयुक्त आधिकारिक वैध दस्तावेज वैलिड नहीं है लेकिन बैंक द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है, तो दस्तावेजों में किसी एक को जमा कर बैंक खाता खोल सकते हैं। अगर इनमें से ये आधार कार्ड वगैरह ये वैलिड आईडी नहीं है तो यहाँ भी कुछ नीचे दिए गए हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय राज्य सरकार के विभाग, वैधानिक नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये जो बैंक हैं ये भी क्या कर सकते हैं, लो रिस्क पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इन बैंकों के द्वारा जो आवेदक होता है उसकी फ़ोटो के साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ जारी कर दिया जाएगा। उस आइडेंटिटी प्रूफ के आधार पर भी हम गरीब वर्ग हैं उनका एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है, या फिर कोई गजेटेड अधिकारी लिख के दे कि मैं इसको जानता हूँ और उसकी फ़ोटो को अटेस्टेड करके और ये लिख के दे देता है, तो उससे भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको वोटर आईडी, आधार कार्ड ही ज़रूरी हो। नेक्स्ट है भामाशाह सक्षम बैंक खाता। तो भामाशाह का आजकल नाम हो गया जन आधार, और जन आधार के अंदर हम क्या अकाउंट नंबर को लिंक कर देते हैं। जो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, आने वाले जो पैसे हैं वो डायरेक्ट जो राजस्थान के लोग हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे
ही लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंदर क्या होता है, एक तो महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिला का बैंक अकाउंट ओपन करके उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर और भामाशाह यानी कि जन आधार कार्ड में लिंक कर दिया जाता है कि अगर उस परिवार में कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाली जो राशि है वो उस महिला के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और फिर वित्तीय समावेशन, यानी कि उनके पास पैसे होते हैं तो वित्तीय समावेशन यानी कि बैलेंस कोई भी रखना। और इसके साथ में इफ़िशिएंट सर्विस यानी कि सेवा वितरण है, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। पारदर्शिता, कोई भी उनके पास में अगर 100 रुपये आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो उनके अकाउंट में सीधे 100 रुपये ही ट्रांसफ़र होंगे, बिचौलियों का कोई काम नहीं है। तो इस तरीके के काम के लिए हमने भामाशाह से बैंक अकाउंट यानी कि जन धन अकाउंट है उसको यहाँ से सेट कर दिया। और भामाशाह यानी कि जन आधार कार्ड है जो है उसके अंदर कौन कौन से बैंक जो इनके अंदर खुलवा सकते हैं, तो आजकल सारे बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और जो ग्रामीण बैंक हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं कि वो सारे जो बैंकिंग है ये कोर बैंकिंग है, एक दूसरा बैंक एक दूसरे से जुड़ चुका है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं भामाशाह योजना के बारे में। हमने देख लिया भामाशाह योजना नामांकन ऑफलाइन। अब भामाशाह यानी कि जन आधार का है वो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है। ई मित्र पे जाकर और जन आधार यानी कि भामाशाह पोर्टल पर जाकर हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धतियाँ और प्लेटफॉर्म। देखिए, एक डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करता है। ये क्या होता है, डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कंप्यूटर से मोबाइल के द्वारा किए जाने वाले लेन देनों को हम बोलते हैं ऑनलाइन या फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इनके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, देखो किससे कर सकते हैं। एक तो डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। इन तीनों में से अपने पास कुछ भी है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, लेन देन। इसके अलावा मोबाइल वॉलेट से भी हम कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी हम क्या कर सकते हैं, कोई बिल पे और अपने मोबाइल वगैरह रिचार्ज इजीली कर सकते हैं। और इनके लिए क्या होता है, एक गेटवे होता है। गेटवे का मतलब एक जगह से पैसे उठाए और दूसरी जगह पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे हमें कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हमारे अकाउंट से पैसे आएंगे और जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हैं। तो बीच में जो मीडिएटर होता है उसको हम गेटवे बोलते हैं। और तो खूब सारे गेटवे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, ये सारे गेटवे होते हैं। बट आजकल इनसे अलग हट के भारत सरकार ने भी एक रुपे कार्ड स्टार्ट किया है जो कि फुली इंडियन गेटवे है। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट द्वारा लाभ उठा सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, जैसे कोई भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी खरीदारी करते हैं तो एटीएम कार्ड दे देते हैं उनको। एटीएम कार्ड को वो स्वाइप करते हैं और उनका पेमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखिए क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जैसे बैंक क्या होता है, एक तो डेबिट होता है, क्रेडिट। बैंक से हम लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपरली लेन देन कर रहे हैं और बैंक अपने पे विश्वास करने लग जाता है तो अपनी जो पॉपुलैरिटी है या फिर अपनी गुडविल के आधार पर बैंक हमें क्या देता है, एक कार्ड देता है जिसका नाम होता है क्रेडिट कार्ड। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब हमें उसकी लिमिट होती है, जब हमें कुछ शॉपिंग करनी है और अपने अकाउंट में बैलेंस है मान लीजिए 10,000 और हमें शॉपिंग करनी है 20,000 यानी 20,000 तक हमें कुछ खरीदना है, तो उस क्रेडिट कार्ड से हम क्या कर सकते हैं 20,000 तक या जितनी लिमिट है उस कार्ड की, उस कार्ड की लिमिट के अकॉर्डिंग हम उस कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं। अब वो परचेजिंग करने के बाद में जो पैसा है वो हमने ऐसे समझो कि बैंक से उधार लिया है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम अपने जो सैलरी वगैरह है या फिर बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे उससे वो क्या कर लेता है, अपने पैसे काट के अपने पास जमा कर लेता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड, यानी कि बैंक से हम उधार भी ले सकते हैं। एक होता है
अब क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान की स्टेप क्या क्या है देखिए। भुगतान करते समय आपको भुगतान विधि के रूप में क्रेडिट कार्ड चुनने की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, भाई आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट के लिए किस से पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है क्रेडिट कार्ड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सबसे ऊपर क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे डेबिट कार्ड है, यहाँ पे नेट बैंकिंग है। अगर क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आएगा। अब जो क्रेडिट कार्ड होता है तो मैंने आपको अभी बताया था, जो गेटवे होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, डिस्कवर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इनको मर्चेंट यानी कि क्रेडिट कार्ड प्रकार बॉक्स में सूचीबद्ध नहीं है। जो मर्चेंट उस प्रकार के क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ वीज़ा है, ये मास्टर कार्ड है, ठीक है, ये डिस्कवर है और ये अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो ये मीडिएटर होते हैं, एक जगह से पैसा उठाते हैं और दूसरी जगह पे पैसे ट्रांसफ़र करने का एक गेटवे होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड का भुगतान, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पूछता है नेम ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे नाम से कार्ड है तो मैं मेरा नाम डालूंगा, आपके नाम से कार्ड है तो आपका नाम डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कुछ कार्ड के कुछ नंबर होते हैं, वो नंबर लिखने होते हैं और लास्ट में ये देखो कार्ड नंबर है और यहाँ पे नेम ऑफ कार्ड आएगा। फिर आएगा CVV नंबर, जो कि 3 नंबर का डिजिट होता है, वो हमें लिखना होता है। तो ये जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट में आप, जिस ब्राउज़र में आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये वहाँ पर आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि जो उसका प्रोटोकॉल है उसके आगे S लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। देखिए विवरण दर्ज करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लोक प्रतीक और HTTPS है या फिर HTTPS का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, यानी S नहीं लगा होता है, इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। आपकी जो डिटेल है क्रेडिट कार्ड की कोई फर्जी वेबसाइट वाला चुरा सकता है और आपके जो पैसे हैं वो लॉस हो सकते हैं। तो ये ज़रूर आप चेक कर लेना कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया आजकल और फेक वेबसाइट भी आ रही हैं। अब जैसे क्रेडिट कार्ड का जैसे यूज़ करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, अभी मैंने आपको बताया था कि 16 डिजिट का एक नंबर होता है, वो हमें दर्ज करना होगा। इसके बाद में एक्सपायरी डेट यानी कब एक्सपायर हो जाएगा वो भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे देखिए ये रहा एक्सपायरी डेट वाला, ठीक है, ये लिखना होगा। इसके बाद में CVV नंबर, ठीक है, ये होते हैं आपके सुरक्षा कोड होते हैं। CVV नंबर भी जो 3 नंबर के होते हैं वो भी यहाँ लिखने होते हैं, ठीक है। CVV नंबर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे इस पर आगे प्रोसेस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में ये हमें एड्रेस पूछता है कि भाई कौन से एड्रेस पर आपको ये कोई भी आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, ख़रीदा है, तो ये कहाँ पर भेजना है, डिलीवर कहाँ पर करना है, ये सब हमें पूछता है। इसके बाद में लास्ट में OTP नंबर आएगा। बैंक के द्वारा अपने मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक कोड आएगा OTP नंबर, जिसको वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, वो आएगा और उससे जैसे ही वो OTP हम उसमें दर्ज करेंगे तो अपना जो ट्रांजैक्शन है वो सफल हो जाएगा, अपने पैसे कट कर और जहाँ से हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, और ये अपना जो ट्रांजैक्शन है ये अपना सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्रेडिट कार्ड। तो इस तरीके से जो डेबिट कार्ड है सेम यही प्रोसेस है, बस डेबिट कार्ड की। बस डेबिट कार्ड में क्या होता है कि जितना अपने पास बैलेंस है अकाउंट में उससे ज़्यादा का हम शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से तो हम बैंक से उधार ले सकते हैं, बट डेबिट कार्ड में हम नहीं कर सकते ऐसा। जितना अपने पास पैसा है उसी का हम यूज़ कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर डेबिट कार्ड था और नीचे ऊपर क्रेडिट कार्ड था, नीचे डेबिट कार्ड है। तो अब की बार हमें डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करना होगा अगर डेबिट कार्ड है तो अपने पास, और वही प्रोसेस जो कि हमने क्रेडिट कार्ड वाला किया था वो सेम प्रोसेस आपको करनी है, सेम वही है। HTTP का यूज़ करना है, CVV है, ये सारे आपके नंबर OTP आएगा, हो जाएगा। अब देखिए कि अभी मैंने आपको बताया कुछ मीडिएटर होते हैं, मर्चेंट जिनको हम बोलते हैं, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र एक बैंक से पैसा उठा के, जैसे कि शॉपिंग जो खरीद रहे हैं उनको पैसे भेजना, एक जगह से पैसे उठाया दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो ये क्या होता है
जैसे ये करेंगे तो इनको कुछ कमीशन आता है अपने अकाउंट से, कुछ बहुत कम 1 या रुपया या फिर 1 रुपये से भी कम पैसे होते हैं वो कटकर इनके अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये सारे पैसे के ये जो मर्चेंट हैं ये कहाँ के, विदेश के हैं, और सारा पैसा कहाँ जा रहा है, कमीशन के रूप में विदेश में। तो अभी मोदी ने हाल ही में रिजर्व बैंक को ऑर्डर देकर और यहाँ पे रुपे कार्ड स्टार्ट करवाया, रुपे कार्ड। तो रुपे कार्ड क्या होता है, देखिए कि ये क्या है कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद कर लेना, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है रुपे कार्ड। अब देखिए कोई भी इंटरफेस होता है, भुगतान प्रणाली होती है, तो वो रुपे कार्ड से की जाती है। उसके लिए हमें कोई भी कमीशन वगैरह देना नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो सारा पैसा कहाँ रहता है, इंडिया के अंदर ही रहता है। रुपे डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान की स्टेप सेम वही स्टेप है, कोई फ़र्क नहीं है, बस उतना ही है, बस यहाँ पे वीज़ा और मास्टर की जगह क्या जाएगा, रुपे डेबिट कार्ड। ठीक है। अब OTP वही चीज़ है, यहाँ पे भी आपको CVV नंबर लिखने होंगे, OTP आएगा, और इसके साथ में आप ईमेल पे भी आ सकता है OTP, और या फिर आपके रजिस्टर मोबाइल पे भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे OTP लिखेंगे उसके बाद में अपना जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ में देखिए कुछ यहाँ पर कार्ड धारक को एक वाक्यांश अधिकतम वर्ण तक प्रवेश के लिए कहा जाता है। तो जैसे इस कार्ड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम पिन वगैरह भूल जाते हैं, तो पिन के लिए एक क्वेश्चंस पूछते हैं। वो जब हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि भी आपका जन्म कौन से शहर में हुआ, आपकी पहली स्कूल का नाम क्या है, आपके पिता का मध्य का नाम क्या है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम कभी भी पैन कार्ड इनके डेबिट कार्ड के पिन भूल जाते हैं तो उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देके हम उनको दोबारा क्या कर सकते हैं, रिकवर किया जा सकता है। इससे ये फ़ायदा होगा, अगर अपना कार्ड वगैरह खो भी जाए और उसका वो मिस यूज़ कर रहा है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं दे सकता, क्योंकि तो अपने दिमाग में ही रहते हैं ना। तो इस प्रकार से ये सिक्योरिटी की दृष्टि से ज़्यादा बेटर है। ठीक है। कार्ड धारक को 100 परिवर्तनशील पिन पैड पेज दिखाया गया है। ये पृष्ठ रुपे कार्ड की डिजाइन की तरह दिखाई देगा। ये पृष्ठ कार्ड नंबर के अंतिम 4 अंकों को भी दिखाएगा। और होता क्या है इसमें, जैसे कोई भी नंबर है अपने पास, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 और 3। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है पेन। चलिए वर्क नहीं कर रहा है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। जैसे कि कोई भी आधार नंबर वगैरह होते हैं तो आजकल क्या होता है, उनके मास्क का आधार नंबर, मास्क नंबर का मतलब होता है कि उनके ऊपर क्रॉस आएगा, लास्ट के 4 डिजिट ही आपको दिखाई देंगे और बाकी पे सब क्या होगा, क्रॉस होगा। जिससे कि हमारे पास जो ओरिजिनल उसके पास तो सही होगा, बट कहीं भी अगर इंटरनेट पर अपने रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, जिनका हम कोई भी दूसरा मिस यूज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्या है, अगला ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या दिखा कि जो आपके रुपे कार्ड को यूज़ करने का वही सिस्टम बता रखा है यहाँ पे, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये पूरा सिस्टम क्या है, आपका उसी को यूज़ करने के लिए बता रखा है। फिर नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग क्या होती है, नेट बैंकिंग को हम क्या कर सकते हैं, उसके नेट बैंकिंग के लिए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल के ब्राउज़र में हम नेट बैंकिंग यानी एक वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे SBI का है तो SBI की वेबसाइट ओपन करेंगे, पंजाब के नेशनल बैंक है तो PNB की वेबसाइट ओपन करेंगे और हमें बैंक के द्वारा एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाता है और उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी सारी
डिटेल्स अपने बैंक अकाउंट की चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेट बैंकिंग से देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और अब की बार है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे तो देखिए नेट बैंकिंग से हमें भुगतान करना, तो यहाँ पे खूब सारे बैंक आएंगे कि कौन से बैंक की अपने नेट बैंकिंग यूज़ करनी है। तो जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ यहाँ पे, तो बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वो प्रोसेस चलता जाएगा। वही प्रोसेस है, सबसे पहले हमें HTTPS को चेक करना है और इसके बाद में जैसे ये ओपन होगा तो इसमें यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा, और इसके बाद में भी इसके अंदर भी OTP नंबर आएंगे, और OTP से हम क्या कर सकते हैं, उनको जैसे ही OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे तो अपना जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो अपडेट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ये तो भुगतान के तरीके थे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। अब एक भुगतान का तरीका और है, वो है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है आपकी POS। जैसे कि कोई चीज़ हमने छोटी मोटी चीज़ खरीद ली या फिर कहीं भी पेमेंट करना है, तो अपने पास तो क्या है, सिर्फ डेबिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, उसके पास ये मशीन होती है, और इस मशीन का यूज़ करके जैसे हम इसको देंगे तो ये कार्ड स्वाइप करेगा और फिर ये मशीन अपनी तरफ घुमा देगा, और इस पे हम अपने जो कार्ड के पिन नंबर हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, और जितना अपना पेमेंट है वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। ये होता है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है मोबाइल डिजिटल वॉलेट। मोबाइल डिजिटल वॉलेट क्या होता है, देखिए इसके अलावा और भी यहाँ पे मोबाइल वॉलेट के बारे में बताया, तो ऊपर भी बताया और डिटेल से भी बताया गया। मोबाइल वॉलेट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नाम सुना होगा, फ्री रिचार्ज का नाम सुना होगा, तो ये कुछ ऐप आ रहे हैं। तो ये ऐप क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने मोबाइल नंबर और अकाउंट को अपने पास क्या कर लेते हैं, उनसे लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो लिंक करने के बाद में क्या है, इस ऐप के द्वारा कोई दूसरा भी इसी तरीके से क्या करता है, अपने जो अकाउंट और मोबाइल को लिंक कर लेता है, तो उनका एक कोड मिल जाता है अपने पास, जिसको हम बोलते हैं UPI। और उस UPI से हम क्या कर सकते हैं, UPI टू UPI कोई भी अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए मोबाइल वॉलेट और भौतिक वॉलेट बटुए का एक डिजिटल समतुल्य है। जैसे कि अपने पास पर्स होता है, वॉलेट होता है, उसी के जैसे हम वॉलेट में क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं ना, वैसे मोबाइल के ऐप में भी अपने अकाउंट से लिंक रहता है वो, और उसमें पैसे हम रख सकते हैं। उसमें जैसे कि वो पैसे क्या काम आएंगे, बिल को पे करने के लिए, मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। और उनको रिफ़िल कैसे करेंगे, उस वॉलेट में पैसे कैसे डालेंगे, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके हम उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच में मुख्य अंतर यही है, बैंकों के वितरित मोबाइल वॉलेट प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितनी भी राशि का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। अब वॉलेट से हम क्या करते हैं, जैसे वॉलेट में आ गए पैसे, और वॉलेट से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज है, बिजली का बिल भर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। बट आप अकाउंट से उनका बिल वगैरह पे करते हैं तो उनके ऊपर ट्रांजैक्शन है, पैसे यानी जो कमीशंस है, वो ट्रांजैक्शन का लेन देन का जो अलग से कुछ एडिशनल पेमेंट है, अतिरिक्त पैसे हैं, वो हमें खर्च करने पड़ेंगे। बट वॉलेट का यूज़ करके हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब भारत के कई मोबाइल वॉलेट हैं भारत के अंदर, कौन कौन से देखिए, पेटीएम, SBI बडी, फ्री रिचार्ज, मोबाइल पिक, फ़ोन पे, ऑक्सीजन, एम रुपे, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी। तो ये सारे क्या हैं, आपके मोबाइल और डिजिटल वॉलेट हैं। वोडाफोन एम पैसा, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI पॉकेट, स्पीड पे, ये सारे क्या हैं अलग। अब इनको डिटेल से बताया गया कि पेटीएम का यूज़ कैसे करते हैं। तो पेटीएम को यूज़ के इसको पेटीएम का अगर यूज़ करना है तो वैसे तो आजकल इनबिल्ट ही आता है मोबाइल में, अगर अलग से भी हमें क्या करना है, इसको लिखना है, अलग से यूज़ करना है
तो क्या करेंगे, इसको गूगल प्ले से पहले डाउनलोड कर लेंगे और फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से इसको कनेक्ट करके, और कोई नज़दीकी शॉप होती है जो उसका रजिस्ट्रेशन करती है, इसके यानी कि KYC करवानी पड़ेगी, और अपने बैंक अकाउंट को भी इससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उससे पैसे इसके वॉलेट में आ जाएंगे, और वॉलेट से हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पेटीएम से को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और या फिर अपने मोबाइल वगैरह को रिचार्ज कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन की, बस की, हवाई जहाज़ की, ये सब इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो इनके अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के यूज़ से इसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। एक होता है, दूसरा वॉलेट होता है आपका फ्री रिचार्ज, और फ्री रिचार्ज भी इसी तरीके का है। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इसके वॉलेट में डेबिट क्रेडिट इनका मोबाइल का यूज़ करके पैसे इसमें डाल सकते हैं, फिर इसमें मोबाइल वगैरह, DTH वगैरह ये सब इसके अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना स्टेट बैंक बडी, तो ये स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का एक ऐप है, इसका यूज़ करके भी हम वॉलेट, इसके अंदर भी वॉलेट होता है, इस वॉलेट में पैसे भेज सकते हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पैसे को भेज सकते हैं दूसरे के पास, अपना विवरण देख सकते हैं, बडी को निजीकृत पर्सनलाइज कर सकते हैं, DTH को रिचार्ज करना, बिलों का भुगतान है, मूवी टिकट बुक करना, मर्चेंट भुगतान करना, ये सारे इस ऐप के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट होता है कि UPI, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वॉलेट नहीं है। वॉलेट तो क्या होता है, इसमें पहले पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे इसमें, और वो पैसे वॉलेट में आ जाएंगे, तो उन पैसों से हम कोई भी बिल वगैरह भुगतान कर सकते हैं। बट जो UPI है, इसमें आपको वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ये बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, एक बैंक से पैसे उठाता है और दूसरा बैंक में पैसे भेजता है, जो कि UPI से कनेक्ट होता है। UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये भी किसके द्वारा जारी किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए हमें एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, और कोई भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है, यानी कि एक बैंक इधर है, एक बैंक इधर है, इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए। ये भी UPI से जुड़ा हुआ है, ये भी UPI से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो UPI ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड, IFSC कोड या नेट बैंकिंग, इनकी किसी की ज़रूरत नहीं होती अगर आपके पास UPI है तो। और इस UPI से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, और पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अब इसके लिए कौन कौन से ऐप होते हैं UPI के, गूगल पे होता है आपका, जो गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ में देखिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और आपको क्या क्या चाहिएगा, देखो आपका नाम, वर्चुअल ID, पासवर्ड इत्यादि, और अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना होता है, और ऐड लिंक मैसेज में बैंक अकाउंट से इसको लिंक कर देंगे, तो उसी बैंक अकाउंट से पैसे उठाएगा, और कोई दूसरा जो UPI से जुड़ा हुआ है उसके अंदर हम पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसके साथ में एक एम पिन आता है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, कि जैसे हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो लास्ट में हमसे वो पूछेगा, कोड पूछेगा, पासवर्ड। वो पासवर्ड क्या होता है, MPIN होता है, मोबाइल का पिन नंबर, जो कि 4 डिजिट का भी हो सकता है और 6 डिजिट का भी हो सकता है। वो पिन नंबर लगाने के बाद में अपने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन OTP नंबर आएगा, और जो जहाँ पर हम भेज रहे हैं वहाँ पे अपने पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस दे रखी है, देखो डेबिट कार्ड की तरह यहाँ पे 6 अंक समाप्ति व एक्सपायर दर्ज करने होंगे। इसको रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है कि डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। डेबिट कार्ड नहीं होगा तो हम कोई भी UPI का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे UPI को हम, जैसे फ़ोनपे हमें स्टार्ट करना है, तो फ़ोनपे को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, यानी कि ATM कार्ड होना चाहिए। और ATM कार्ड के जो 6 अंक हैं, वो लास्ट के जो 6 अंक है वो वहाँ पे मांगेगा, वो देने होंगे। एक्सपायरी डेट मांगेगा, MPIN नंबर हमको जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रोसेस हमें करने के बाद में ही हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो गूगल पे है, फ़ोनपे है, ये तो सारे प्राइवेट हैं, लेकिन भारत सरकार ने भी एक UPI का ऐप बनाया है जिसका नाम है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी।
ये भी यूपीआई पर आधारित है। यूनिफाइड भुगतान का समाधान का एक एप्लीकेशन है जो कि अभी मैं आप बता के गया हूँ। वो सारी चीज़ें आप भीम ऐप से भी कर सकते हैं। भीम ऐप के अलावा अब भीम ऐप को किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है। एंड्रॉयड यानी कि मोबाइल में भी यूज़ किया जा सकता है इसका। iOS यानी कि एप्पल का मोबाइल होता है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर ये वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड मोबाइल पे SMS आएगा वेरिफिकेशन के लिए। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पे ऐप के अंदर क्या है, आपका अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर वो मांगेगा। वो देने के बाद में सारा अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें QR कोड भी आता है। QR कोड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम QR कोड में जैसे इसको स्कैन करेंगे QR कोड को, तो उसकी ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगी अपने पास और उसको पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड का यूज़ भी कर सकते हैं। एक होता है USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ये क्या होता है, ये सर्विस क्या होती है स्टूडेंट, देखिए अभी तक हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन किसी के पास स्मार्टफोन ना हो तो बैंक का यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए ये है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जैसे कि हम मैसेज करते हैं और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल से हम क्या करेंगे, एक मैसेज करेंगे और उस मैसेज से हमें सारी चीज़, वो मैसेज कोड क्या है देखिए ऊपर लिखा हुआ *99#। फिर जैसे डायल करेंगे तो उसमें बैलेंस पूछ सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, फ़ंड को भी एक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। MMID जाने, यानी MMID जैसे कि पासवर्ड होता है उस तरीके से ये पासवर्ड आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना पता कर सकते हैं। और MPIN जैसे ये आप कोई ट्रांसफ़र करेंगे तो पासवर्ड है, MPIN वो बदल सकते हैं और OTP नंबर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम USSD का यूज़ करके भी जो अपनी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक के बारे में हम घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो सिस्टम चल रहा है वर्तमान समय में वो चल रहा है AEPS। अब आपको अगर कैश चाहिए तो कैश के लिए आपको बैंक में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर गांव में ई-मित्र की दुकान और CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर चले हुए हैं। तो उनके ऊपर क्या होता है, एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। आधार के द्वारा आपको पेमेंट किया जा सकता है क्योंकि आधार कार्ड आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है और जो आपकी फिंगरप्रिंट है, थंब प्रिंट है, वो किसी से मिलती जुलती है नहीं। तो आपके अकाउंट को आप ही यूज़ कर सकते हो। तो ई-मित्र की शॉप पे जाओ, मशीन पर आपका फिंगर लगाओ और आप कैश पेमेंट ले सकते हैं। यानी कि वो उससे क्या आपके जो पैसे हैं विथड्रॉल हो जाएंगे, ई-मित्र या फिर CSC वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनसे आप कैश ले सकते हो। तो ये होता है AEPS। अब इसकी थ्योरी आपको स्टूडेंट पूरी पढ़नी है। मैंने आपको इसको बता दिया कि कौन सी चीज़ क्या काम आने वाली है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इनेबल्ड स्मार्टफोन का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो कैश विथड्रॉल है, कैश डिपॉजिट है, तो आधार मशीन का यूज़ करके, यानी कि जो इनेबल्ड फ़ंड ट्रांसफ़र ऐप होते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ कौन सा ऐप होता है। ये देखिए, ये एक ऐप है DigiPay। तो ये DigiPay क्या है, ये AEPS, देखो ये लिखा हुआ है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये मैंने मेरे नाम से रजिस्टर कर रखा है इसको। और यहाँ पे देखिए आप विथड्रॉल कर सकते हैं। विथड्रॉल करने के लिए यहाँ पे बैंक का नाम, यहाँ पे बैंक के नाम को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कोई भी बैंक है उस बैंक को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे अमाउंट कितनी विथड्रॉल करनी है, मिनिमम 100 तक कर सकते हैं विथड्रॉल करनी। यहाँ पे कस्टमर के आधार नंबर लगेंगे और यहाँ पे इसको स्कैन कर लेंगे। और यहाँ पे एक मशीन जुड़ी हुई है और जैसे मशीन की लाइट ऑन होगी वहाँ पे फिंगर रखवाओ और उनके जो पैसे हैं वो विथड्रॉल हो जाएंगे। ऐसे ही उनके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कस्टमर का बैलेंस की इंक्वायरी भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर थे कुछ जो हम डिजिटल भुगतान के लिए यूज़ करते हैं। आप ये क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। और ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।